गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आपका एडी सर और हम लोग पढ़ लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लेक्चर है आज। पहला लेक्चर मैंने कल आपको बता दिया, दे भी दिया, अच्छा सा आपका कमेंट्स भी आया, आपको अच्छा लगा तो ठीक है। फिर मैं सेकेंड वीडियो के साथ आ गया हूं और आई होप कि आप लोगों ने उसे अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। जिनका बैकलॉग था वो कर लिए होंगे और जो नए बच्चे होंगे वो अपना अच्छे से नोट्स बनाते रहें। पूरा का पूरा मैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री डालने वाला हूँ, ठीक है ना बाबू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसको देख लेते हैं एक बार कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसमें हम क्या स्टडी करेंगे। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके मैंने आपको बताए थे ट्रिक्स, कुछ याद नहीं करना है, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, सारी बातें की थी, ठीक है ना। ओके, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट क्या पढ़ा फिर हमने पाथ फंक्शन एंड वर्क फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करी थी, कैसे किसको कैसे कितने एग्जांपल्स हैं, सब कुछ हमने उसके बारे में डिस्कस कर दिया था। अगर कुछ नया मिलता है आपको तो कैसे सोचना है ये भी मैंने बता दिया था, कौन सा एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, रेशियो हमेशा दो एक्सटेंसिव का इंटेंसिव होता है, सब बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे हमने गैस स्टेट में पढ़ा था ना आइसोथर्म, हमेशा जो पीवी ग्राफ होता है उसमें जो कर्व मिलता है उसे हम आइसोथर्म कहते हैं। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर सारे प्रोसेस उस दौरान, ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई रिएक्शन जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलेंगे वहाँ आइसोथर्म उसको कहते, कर्व को कहते थे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आइसोथर्मल। ऐसे करते हुए टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे, कभी प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, कभी क्यू को जीरो कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके हर एक प्रोसेस का एक नाम रखा गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि पूरे चैप्टर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत नहीं है, बस आसानी से हम समझते हैं चीज़ों को, कोई थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, कहीं भी कुछ भी भटकना नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, एकदम सिंपल। जो थर्मोडायनेमिक्स मैं आपको बता रहा हूँ बस उस पर चिपके रहिए, थोड़ा सा बिलीव करिए। एक चैप्टर आप पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर जेई नीट और मतलब नीट तो नॉर्मली ऐसे ही हो जाएगा नोट्स पढ़ के। जेई में जो मैं न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा एंड एडवांस, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे लगवाऊंगा बाबू, आप टेंशन मत लो। एडवांस तक का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन लग जाएगा, ये गारंटी है। और गारंटी क्या मतलब, यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स हैं, आप देखते ही होंगे, बट यहाँ पे बस एक चैप्टर आप पढ़ लेना मेरा, बस ऐसे ही नॉर्मली। अगर नहीं पसंद आ रहा है एक चैप्टर पूरा पढ़ लो एंड गो फॉर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, गारंटी, ठीक है बाबू। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ घमंड, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब ऐसे नोट्स मैंने आपको मतलब बनवाऊंगा कि आपका सारा उसमें कंप्लीट हो गया, बस, और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच सिस्टम change its state from one to another, ठीक है ना, is called thermodynamical process. Got it? Nothing, just formality. हम बात करते हैं सीधे प्रोसेस पे, मतलब कोई भी सिस्टम एक से दूसरे स्टेट में जा रहा है, उस दौरान उस प्रोसेस को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। अब डिपेंड करता है उस समय क्या कांस्टेंट है, क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, हेडिंग डाल लें आइसोथर्मल प्रोसेस, देखते जाइएगा। पूरे चैप्टर में आइसोथर्मल का जो जो यूज है सब यही बता दूंगा मैं। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो समझिए आइसो का मतलब क्या है बाबू, सेम मीन्स कांस्टेंट, थर्मल देखिए यहाँ पे टेम्परेचर से है, हीट टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसे हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने बोला, आपको इतना पता होना चाहिए बस कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं कहूं टेम्परेचर कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा टी क्या होगा,
डेल्टा टी होता क्या, चेंज, किसी भी चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मैंने कहा कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो पक्का डेल्टा टी जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। अब जिसको ये नहीं समझ में जीरो कैसे हुआ, अगर चेंज नहीं है तो टी फाइनल भी टी होगा, इनिशियल भी टी होगा, टी माइनस टी क्या होगा, वो जीरो। तो जो भी कभी क्वांटिटी कांस्टेंट बोले उसका चेंज हमेशा जीरो होता है, डेल्टा टी जीरो, याद कर रखना। आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो। ओके, अब देखिए जब हम अभी पढ़ेंगे आगे, मतलब बाद में पढ़ेंगे क्या, देखिए हम पढ़ेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला आता है बाबू NCV डेल्टा टी, क्या आता है बाद में पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि डेल्टा टी जीरो होने से क्या क्या फर्क पड़ा, आइसोथर्मल के प्रोसेस में क्या क्या जीरो होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं, और इसीलिए इसको डिस्कस करना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए हम यहाँ पे लिख दिया मैंने, बाद में पढ़ेंगे क्या, डेल्टा ई इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, इस फॉर्मूले में डेल्टा टी आया। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बोल दिया इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल स्टेट फंक्शन है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा ई के फॉर्मूले में क्या आया, NCV डेल्टा, ध्यान से देखिएगा, NCV डेल्टा टी, तो डेल्टा टी जीरो बिकॉज इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, देन डेल्टा ई इज ऑल्सो जीरो। गॉट इट और नॉट? मीन्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे लिखेंगे, इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो, नो कंडीशन, प्रोसेस, दिस इज प्रोसेस। गॉट इट और नॉट? देखिए क्या याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा टी जिस फॉर्मूले में आएगा वो टर्म जीरो। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास आया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो। गॉट इट? गो फॉर नेक्स्ट। इसके बाद देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका ले लीजिए, डन, ओके। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या बात किया, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, डेल्टा टी क्या है जीरो, तो डेल्टा ई क्या हो गया, जीरो। क्यों डेल्टा ई जीरो हुआ, देखिए डेल्टा ई को हम डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी किताब में डेल्टा यू, किसी किताब में डेल्टा ई, तो डेल्टा ई हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं। इसकी वैल्यू आई थी NCV डेल्टा टी, कहाँ से कैसे आई हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस इतना समझो कि इसके फॉर्मूले में डेल्टा टी है इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। तो डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा ई भी क्या हो गया, जीरो। अब हम बात करते हैं दूसरी, फिर लिखना है क्या, बाद में पढ़ेंगे, क्या होगा, बाद में पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से क्या पढ़ेंगे, चेंज इन इंथैल्पी होता है NCP डेल्टा टी। देखिए CV क्या है, CP क्या है, अभी मत समझिए इसके बारे में, बस आपको जो मैं बता रहा हूं ये समझिए कि जिस फॉर्मूले में डेल्टा ई आएगा वो क्वांटिटी जीरो, इसीलिए मैं इकट्ठे लिखवा दे रहा हूं। तो अगर आइसोथर्मल बोला तो डेल्टा टी जीरो, यानी कि डेल्टा H भी जीरो, तो स्टेटमेंट क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये क्या है, चेंज इन इंथैल्पी, हम बोलेंगे चेंज इन इंथैल्पी एंड change in internal energy in isothermal process is zero. Got it or not? ठीक, सही है साहब, कोई दिक्कत किसी को? तो दो चीजें मिली, डेल्टा H, डेल्टा E इज इक्वल टू जीरो इन आइसोथर्मल प्रोसेस। नोट ले लें, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मिटा दो। ठीक, ओके। अब देखिए होता क्या है, कुछ और बात कर लें। फेज ट्रांजिशन इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। फेज ट्रांजिशन इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये क्या है, ध्यान समझो।
H2O सॉलिड चेंज इनटू H2O लिक्विड। ध्यान समझना, ये जो स्टेटमेंट बोला है मैंने कि फेज ट्रांजिशन इज आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब क्या है हमको समझना है ये बात को। ओके, H2O सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। किस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि बर्फ, यानी कि क्या, बर्फ किस में कन्वर्ट हो रहा है? पानी। बचपन में खेला होगा आपने बर्फ पानी, बताइएगा। बात यहां पे इतनी है बस कि जब बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और इसको हीट दिया गया या इसने सराउंडिंग से हीट लिया, तब अब वो पिघलेगा, मेल्ट होना शुरू होगा। क्या होना शुरू होगा? मेल्ट, फ्यूजन। अब जैसे मेल्ट होना शुरू हुआ, H2O लिक्विड बना। बात इतनी है कि इसका भी जैसे जस्ट मेल्ट हुआ, तो जस्ट मेल्ट जो लिक्विड फॉर्म में है H2O, उसका भी टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट्स व्हाई इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट बिफोर द स्टेट चेंज एंड आफ्टर द स्टेट चेंज। गॉट इट? ऐसा क्यों है? बचपन से पढ़ते चले आए कि जो बर्फ होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो जब आप बर्फ पे एनर्जी देते हो आइस को, तब उसके बॉन्ड्स टूटने में वो सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता। टेम्परेचर नहीं, बॉन्ड टूटता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स अलग जाते हैं, स्टेट चेंज होता है, लेकिन वो हीट नहीं हो पाता, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता। वो सारी एनर्जी बॉन्ड के टूटने में चली जाती है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर फिर अब फर्दर आप उसको एनर्जी देना शुरू कर दिए लिक्विड को, तो आप टेम्परेचर बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 जितना आप दोगे। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? गॉट इट। ठीक, अब देखिए दूसरा सीन देख लेते हैं। H2O लिक्विड है, मान लो गर्मा दिया, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया। जानते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स। बच्चों वाला बच्चों वाला डिफिनेशन, कि वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड बॉयल कर जाए उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, या तो समझदारों वाला कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, that is known as boiling point. I think you got it. तो जब ये लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो H2O वेपर बन जाएगा या गैस बन जाएगा। तो जैसे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम कहते हैं ना प्यार से इसको, क्या कहते हैं? स्टीम। जैसे ही गैस में कन्वर्ट हुआ, इसका भी कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने कहा फेज ट्रांजिशन इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लें, पीछे हट जा रहा हूं। नेक्स्ट, आइसोथर्मल में ही चल रहा है अभी सब कुछ। क्या? हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब क्या है कि जो हीट, मतलब एक कप चाय रख दीजिए आप, सराउंडिंग को ठंडा कर दें, चाय ठंडा, सिस्टम है वो, समझिएगा। चाय आपने रखा, ठंडा हो गया, क्योंकि उसने क्या करा? अपने हीट को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? सराउंडिंग को। उसी सराउंडिंग से हीट ले लो तुम, फिर वो उतना गर्म हो जाएगा हो जाएगी नहीं हो जाएगा? तो कोई भी हीट ट्रांसफर एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग, वो भी क्या है बाबू? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होगा? आइसोथर्मल एनर्जी कंजर्व। याद रखेंगे जो मैंने कहा, फॉर प्रोसेस डेल्टा ई, मतलब फॉर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस ओनली, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा ई 0 और डेल्टा एच 0। मैंने बताया प्रोसेस के लिए,
प्रोसेस के लिए, नॉट फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के नहीं है ये। आइसोथर्मल में डेल्टा ई जीरो, डेल्टा एच जीरो सिर्फ किसके लिए है? प्रोसेस के लिए, नॉट फॉर केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा। आइसोथर्मल, ध्यान समझिएगा, आइसोथर्मल अगर मान लो सेम टेम्परेचर पे हो रहा है, किस पे हो रहा है? सेम टेम्परेचर पे, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं कहेंगे, ना ही चेंज इन एंथैल्पी को जीरो कहेंगे। ये सिर्फ प्रोसेस के लिए है। किसके लिए है? क्योंकि जो भी प्रोसेस हम पढ़ते हैं उसे आइडियल मानते हैं। क्या मानते हैं? आइडियल मानते हैं। ठीक, ध्यान से देखें। अब देखिए एक्चुअल होता क्या है कि डेल्टा ई जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी रिएक्शन के लिए, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे NGRT वगैरह टर्म में आएगा प्लस करके डेल्टा एच, तो वो सब बाद में बात करेंगे। बस इतना फिलहाल याद रखें कि सिर्फ प्रोसेस के लिए है, केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं। तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया आइसोथर्मल में क्या क्या कैसे चीज़ें होंगी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ठीक, अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब बाबू वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। और मैंने कहा जो कांस्टेंट हो तो उसका चेंज क्या होगा? जीरो। अब यानी कि ऐसा कोई भी, अब इसका डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं मैं, कि द प्रोसेस लिख दे रहा हूं इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट is known as आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, खुश, हैप्पी? देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब बाबू ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे क्या होगा, कैसे इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन में हमेशा आइसोकोरिक नहीं देगा, कब आइसोकोरिक समझ लेना खुद से समझ रहे हो? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोकोरिक? चलो अभी बता देते हैं। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसी भी बंद कंटेनर में, बंद कंटेनर, क्लोज कंटेनर, पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, एकदम मतलब टाइटली क्लोज, एकदम पैक्ड है कंटेनर, उसमें हो रहा है कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो हमको पता है कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम, वी कैन नॉट एक्चुअली, बिकॉज इट इज फिक्स्ड, इट इज क्लोज्ड। गॉट इट? है कि नहीं? हम मान के चलते हैं कि कोई भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो किसी भी कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है कि नहीं होता है कि नहीं? लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपन कंटेनर बोले तो उसे हम वॉल्यूम कांस्टेंट कंडीशन नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? क्योंकि ओपन कंटेनर है, उस पर पिस्टन लगा के आप वॉल्यूम कम कर दो, बढ़ा दो, हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन क्लोज कंटेनर बोल दिया यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब देखो, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो यानी कि जिस फॉर्मूले में डेल्टा वी आएगा बाबू, उनकी कहानी खत्म। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, एक जनरलाइज फॉर्मूला आएगा जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, हम इसकी बात करेंगे। तो इसके फॉर्मूले में आ रहा तो डेल्टा वी क्या हो गया? जीरो, यानी कि वर्क डन जीरो इन आइसोकोरिक प्रोसेस। पहला की पॉइंट मिला हमें, वर्क डन is 0 in आइसोकोरिक प्रोसेस। कोई दिक्कत किसी को? पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, वो लिख लिया ना आपने कि कोई भी कंटेनर, साथ में लिख लो इसको भी, ऑल केमिकल reaction taking place in enclosed container is आइसोकोरिक। उसे हम क्या मान के चलेंगे? आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। देखिए कोशिश क्या करिए, स्क्रीनशॉट मत लेटे मत देखिए, इसको एक रफ लेके बैठ के अपना करते रहिए ना, ठीक है ना? चलिए, बड़ा भाई बोलते हो तो यार बड़े भाई की तरह थोड़ा सा बात को मानो और सीरियसली पढ़ाई करिए। ये सब चीज़ें हैं, 11th थोड़ा सा भारी पड़ जाता है 11th, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको डील नहीं कर सकते।
लोग डील कर रहे हैं तभी देखो 12th पास करते ही सिलेक्शन दे देते हैं, है कि नहीं? आपको भी डील करना है, कितना भी प्रेशर हो आपके ऊपर। चलिए आइसोकोरिक डन। आइसोबैरिक क्या तीसरा प्रोसेस होगा बाबू, आइसोबैरिक। बस नाम जानिए, अभी इसके बारे में डिफरेंट क्वांटिटीज आएंगी, पढ़ना पड़ेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस ये क्या है? नाम से पता चला, आइसो मतलब सेम, बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का यूनिट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा पी क्या हो गया? 0। तो जिस फॉर्मूले में डेल्टा पी आएगा बताया जाएगा, ऐसा आता नहीं है, रेयर ही है ये, ठीक है ना। अब देखो इसमें याद क्या रखना है, कैसे हम मानेंगे कोई प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक है। तो ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ओपन कंटेनर या फिर, ठीक है, ओपन कंटेनर इज आइसोबैरिक। क्या मान के चलेंगे? आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। क्या मान के चलेंगे? प्रेशर, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रेशर क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट, ठीक। नॉट इस टर्म इट। एक और प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? साइक्लिक। इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। साइक्लिक प्रोसेस देख लेते हैं जल्दी। फ्लॉट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। हीट एंड वर्क पढ़ना है, फिर देन फ्लॉट। 4 साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस देखिए, कोई भी ऐसा प्रोसेस बाबू जहां पे सिस्टम चला, जहां से सिस्टम क्या किया? चला, वहीं पे पहुंच गया। जहां पे सिस्टम चला वहीं पे पहुंच गया, ऐसा कोई प्रोसेस। के बारे में डिटेल में और डिस्कस करेंगे हम लोग। बस अभी तक बस इतना आपको बता रहा हूं कि ये सब जानिए कि मतलब क्या क्या प्रोसेस के नाम कितने हैं, कितने कितने पढ़ने हैं हमको। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम जहां से चला वहीं पहुंच गया, दैट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान से देखो, मान लो मैं बात करूं, कोई भी प्रोसेस है डेल्टा एक्स मान लो, तो हम लिखते हैं ना एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो अगर ये ए से चला है बाबू, तो हम लिखेंगे एक्स ए माइनस एक्स ए, फाइनल ही इनिशियल है। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया? 0। डेल्टा एक्स क्या हो गया बाबू? 0। तो हम क्या लिखते हैं? ऑल द चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन in cyclic process is 0। क्या होता है? all the change of state function, यानी कि डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा टी, डेल्टा वी सब 0 होगा। किसमें? अगर कोई साइक्लिक बोल दिया तो। रीजन समझ गए? क्योंकि जहां साइक्लिक का मतलब साइकिल यार, साइकिल, जहां से चले हो वहीं पहुंच गए। डिस्प्लेसमेंट 0 होता था, याद आ रहा है? खत्म। तो कोई भी स्टेट फंक्शन है, अगर वर्क फंक्शन नहीं, कोई भी स्टेट फंक्शन है, अगर साइक्लिक प्रोसेस बोल दिया तो उसका डेल्टा 0 होगा, उसका चेंज 0 होगा। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट ले लीजिए इसको, ऐसे ही लिखते रहिए। थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से स्लो ही चल रहा हूँ, जिनको और फास्ट लग रहा हो ये तो देख लीजिएगा, उसमें मतलब सेटिंग वेटिंग होता ही है सब कुछ। यूट्यूब के मास्टर आप लोग हैं। देखिए एक अच्छी सी बात आप समझिए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस पहले हम देख लेते हैं। देखिए ध्यान से सभी लोग, ये क्या है बाबू? पिस्टन है, उस पर एक बहुत ही पार्टिकल्स रखे, डस्ट पार्टिकल पूरा ढेर रखा हुआ है हर तरफ, देख रहे हो, पूरा एकदम रखा गया है, ठीक है।
ध्यान से इस बात को समझना, रिवर्सिबल प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। कहीं पे भी पढ़ेंगे आप, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चे बहुत डाउट लेके आते थे हमसे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इन दोनों को बता दीजिए। तो ठीक है ना, यहाँ पे सब लोग समझेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का अच्छा सा अंतर। पहले रिवर्सिबल प्रोसेस समझ लो। अंदर गैस भरा है, कुछ भी भरा है, कोई भी लिक्विड गैस एनीथिंग, सिस्टम है एक। ध्यान से समझेंगे इस बात को कि जब मान लो कि ये पिस्टन है, यहाँ पे वॉल्यूम है V, कितना है V, प्रेशर लग रहा होगा P फिलहाल तो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और प्लस कुछ इसका ही प्रेशर होगा, मतलब इतना P प्रेशर है। आपने अब ऊपर से देखो, जो ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ दबा रहा है पिस्टन को, उसे हम बोलेंगे बाबू ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स। और जो अब वो नीचे जब जा रहा है तो ये लोग जरूर कुछ अपोज कर रहे होंगे उसका। बताइए, ये सिस्टम जो है, जो सिस्टम पिस्टन के ऊपर लगा रहा है, सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स है पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होंगे, उसे हम बोलेंगे क्या? अपोजिंग फोर्स। क्या बोलेंगे बाबू? अपोजिंग फोर्स। ध्यान समझना। अब देखो, अगर हम एक पार्टिकल यहां से हटा दें, क्या करें? देखो ध्यान से, एक पार्टिकल पहले रखते हैं, एक पार्टिकल रख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जाएगा, ध्यान समझना। एक पार्टिकल यहां से रखो, थोड़ा सा सिस्टम कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। देखिए ध्यान से, यानी कि वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आएगी। बताइए, क्योंकि प्रेशर थोड़ा सा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ध्यान से देखना बाबू, एक पार्टिकल रखा आपने, कुछ तो आएगा, बहुत कम, डीवी लिखा है मैंने, बहुत कम, वॉल्यूम कम। देखिए ध्यान से, वॉल्यूम जैसे ये दबेगा जब पिस्टन तो वॉल्यूम कम होगा, बहुत कम होगा लेकिन होगा। वी आर स्टडिंग व्हाट? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, एक और आपने एक और पार्टिकल ले आया, थोड़ा सा और नीचे आएगा पिस्टन, है कि नहीं? थोड़ा सा और कम होगा प्रेशर, थोड़ा क्योंकि बढ़ गया है। ध्यान से देखते जाइए, बस समझ में आ जाएगा सारा लास्ट तक। अगर हम एक पार्टिकल हटा देते हैं, देखिए एरो में जिस तरह लगा रहा हूं, देखिए ध्यान से, एक पार्टिकल हटा दे तो ये फिर वापस देखिए पिछले स्टेप पे चला जाएगा, वॉल्यूम ऊपर बढ़ जाएगा। फिर अगर हम एक पार्टिकल और हटा दें, इस केस में ऊपर चला जाएगा, यानी कि अपोजिंग फोर्स ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स, है कि नहीं? ध्यान समझो, ध्यान से देखिए, कुछ इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको मैं लास्ट में जो बताऊंगा वही याद रखना अलग बात है, लेकिन ये समझिए कैसे हो रहा है क्या। इट इज़ नॉट आइडियल प्रोसेस, इट इज़ नॉट रियल प्रोसेस। ऐसा संभव नहीं है। एक पार्टिकल हटा सकते हो क्या? एक पार्टिकल हटाने पे आप प्रेशर रीड कर सकते हो? नहीं ना। बट समझाने के लिए, जब तक ये समझोगे नहीं तब तक ये रिवर्सिबल बनेगा नहीं। रिवर्सिबल याद रख लो, समझ लो, रिवर्सिबल अपने आप याद हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि एक इनफाइनाइटेसिमल यानी कि एक छोटा सा चेंज लाने पर प्रेशर में चेंज आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? छोटा सा चेंज लाने पर, यानी कि अगर एक पार्टिकल आप लेके आ रहे हो, उस केस में ड्राइविंग फोर्स ज्यादा हो जा रहा है, अपोजिंग फोर्स कम एंड पिस्टन मूव डाउन एंड वॉल्यूम गेट डिक्रीज एंड प्रेशर गेट इंक्रीज, एंड यू कैन से दैट कि एक छोटा सा पार्टिकल इस पूरे सिस्टम को चेंज करने पर मजबूर कर दे रहा है। या तो जब आप एक पार्टिकल हटा रहे हो तो ये पिस्टन फिर अपना इनिशियल स्टेट गेन कर ले रहा है, यानी कि अब या ध्यान से इस बात को समझना कि यहां पे प्रेशर के साथ एक खेल चल रहा है, यानी कि यहां प्रेशर को हर एक माइक्रो सेकेंड में चेंज किया जा सकता है, हर एक इनिशियल स्टेप को रिवर्स किया जा सकता है। क्या कह सकता है? यू कैन रिवाइंड, यू कैन रिवर्स एवरी स्टेप, यू कैन रिवाइंड एवरी स्टेप इन रिवर्सिबल प्रोसेस। बस याद रखना इस बात को, क्योंकि प्रेशर क्या है? वेरिएबल। प्रेशर क्या है बाबू? वेरिएबल। इट इज वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड इट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। गॉट इट? आप पिस्टन यहां आया होगा, यहां आया होगा, फिर यहां, तो आप अगर देख रहे हो कितने इसमें मिलियंस ऑफ स्टेप आप ले आ सकते हो। एक एक पार्टिकल को हटाते जाओ। आप चाहते हो पिछला वाला यहां पे आना है पिस्टन को, तो एक पार्टिकल हटा दो, यहां पे लाना है, एक पार्टिकल रख दो। समझ रहे हो ना क्या करना है? यानी कि कैसे हम डिफाइन करेंगे रिवर्सल प्रोसेस को?
ध्यान से देखिए, द प्रोसेस इन विच infinitely small थोड़ा सा और सिंपल किया जाए इसको। कैसे, पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। कैसा है? वेरी लॉन्ग प्रोसेस। या तो कहेंगे इट इज वेरी स्लो। अभी ये लिखूंगा ना तो डिफिनेशन अपने आप दिमाग में आ जाएगा आपके। वेरी स्लो प्रोसेस। और इट हैज इनफाइनाइट स्टेप्स। कितने स्टेप्स? इनफाइनाइट स्टेप्स। प्रेशर इज वेरिएबल। प्रेशर क्या हो गया इसमें? वेरिएबल। याद रखना, यही मेन पॉइंट है इसका कि थ्रू आउट द प्रोसेस अगर प्रेशर वेरिएबल है, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। गॉट इट? एंड और क्या याद रखें? इट इज नॉट पॉसिबल। रियल में ये पॉसिबल नहीं है, बस पढ़ने के लिए है। रियली लिख दिया है मैंने, नॉट पॉसिबल रियली। तो इट इज एन आइडियल प्रोसेस। इट इज एन आइडियल प्रोसेस। और डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, यू कैन मीन्स एवरी स्टेप कैन बी रिवर्स्ड। एवरी स्टेप कैन बी reversed, can be reversed. That's why it is known as reversible process. That's why it is known as reversible process. So short ले लें। डन। तब इंडिया तो हार गई कल। सो सैड। कभी खुश नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए मैंने कहा था अच्छा हुआ कि इंडिया हार गई। तो 2-3 लोग भड़क गए। तो हम कहें कि उन लोग क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान से हारते तो खाना नहीं बनता तुम्हारे यहाँ। तब थोड़ा सहमत हुए थे सब। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? इररिवर्सिबल प्रोसेस। 5वां इररिवर्सिबल प्रोसेस देख लेते हैं। इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? तो देखिए, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, सिस्टम है। एक आपने ब्लॉक रख दिया है। क्या रख दिया है बाबू? ब्लॉक। मान लो 1 kg का। कितने kg का? 1 kg का। जैसे आपने ब्लॉक रखा, ये यहां पे आ गया पिस्टन। ध्यान से देखें, पिस्टन कहां आ गया? नीचे आ गया। वॉल्यूम कम। समझिएगा, ब्लॉक जैसे ही रखा आपने, यहां पे आ गया सिस्टम। एंड जैसे ब्लॉक हटाया, सिस्टम वापस रिवाइंड वहीं चला गया जहां से शुरू हुआ था। ध्यान समझना इस बात को। ऐसा प्रोसेस जो सिंगल स्टेप में हो रहा हो और प्रेशर कांस्टेंट हो। प्रेशर कांस्टेंट मतलब तुम ब्लॉक रखा, तुमने नीचे चला गया फाइनल पोजीशन पे, ब्लॉक हटाया ऊपर चला आया। यू कैन नॉट रिवर्स इट्स एवरी स्मॉल स्टेप्स। कहने का मतलब क्या? लोग कहते हैं सर रिवर्सिबल कैसे? आप जब हटा रहे हो तो ऊपर तो आ जा रहा है, रिवर्स तो हो जा रहा है, तब क्यों कह रहे हो? सुनो, यहां आने में यहां से होकर गुजरा होगा हर एक पॉइंट से। अगर तुम्हारे नॉलेज में, ध्यान समझना इस बात को, ऐसे नहीं दूसरे तरीके से बोलते हैं। अगर क्या बोले, अगर तुम में कैपेबिलिटी है तो हर एक स्टेप को रिवर्स करके दिखा दो कि इसके हटाने के बाद यहां पे रोक के दिखा दो। यू कैन नॉट रिवर्स एवरी स्टेप, you
कैनॉट रिवर्स एवरी स्टेप। समझ रहे हो ना, या तो फाइनल या तो इनिशियल, या तो फाइनल या तो इनिशियल। मींस कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। वहां पे क्या था, प्रेशर वेरिएबल था, है कि नहीं। यानी कि यहां पे हम क्या कहेंगे बाबू, पहली बात तो इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रोसेस, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रोसेस। दूसरा, इट इज फास्ट प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होगा, फास्ट। यू कैन नॉट, या फिर एवरी स्मॉल स्टेप्स कांट बी रिवर्स्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। यहां पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इसमें एक चीज और लिख लेना कि यहां पे मतलब ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। मैंने कहा क्या, प्रैक्टिकली पॉसिबल कौन नहीं है, रिवर्सिबल। तो जो नेचर में प्रोसेस हो रहे होंगे क्या होंगे, इरिवर्सिबल ही होंगे। ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है, और आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्पॉन्टेनियस की बात करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना सब लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं सम थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, सम थर्मोडायनामिकल या फिर थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इन टू फॉर्म हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन। अब हीट क्या है, वर्क क्या है, इसी के बारे में बात करेंगे। इंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, उसके बाद इंटरनल एनर्जी क्या है, मतलब सब कुछ एकदम चलेगा थर्मोडायनामिक क्वांटिटी में। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं हीट। क्या बात करते हैं बाबू, हीट। इसको हम पूरे चैप्टर में क्यू से डिनोट करेंगे। और हीट के बारे में आपको क्या, हीट का डेफिनेशन नहीं बता रहा मैं, हीट क्या मतलब। अब देखिए, हमको पता है कि हीट सिस्टम को या तो दी जा सकती है या तो सिस्टम से ली जा सकती है। ध्यान समझिएगा, पूरे चैप्टर में बस इसी का खेल होगा, साइन कन्वेंशन का। यहां पे जब हीट एंड वर्क आया तो साइन कन्वेंशन आपको ध्यान देना होगा। तो हीट, सबसे पहले हम यहां पे डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि हीट इज अ मीडियम ऑफ, हीट इज अ, ऐसे लिखो, हीट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ध्यान समझना इस बात को। हीट और वर्क दोनों एक माध्यम है जिसके द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में। ध्यान समझिएगा, हीट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम, या फिर बिटवीन लिखते हैं, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, एक बात याद रखना कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, कोई दिक्कत किसी को? जैसे आपने एक कप चाय रखा है, आपके कमरे में एसी चल रही है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके,
20 डिग्री सेल्सियस पे है, पूरा कमरा आपका पूरा बढ़िया ठंडा है, आपने चाय रखा, अब चाय कुछ देर में ठंडी हो जाएगी, 20 डिग्री सेल्सियस चाय भी हो जाएगा कुछ देर में। क्यों? क्योंकि चाय एक सिस्टम है, उस सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, और जब आपकी सराउंडिंग है यानी कि आपको जो रूम है वो सराउंडिंग हो गया। अगर चाय क्या है सिस्टम है तो सिस्टम में टेम्परेचर ज़्यादा, सराउंडिंग में टेम्परेचर कम, तो सिस्टम से सराउंडिंग हीट का फ्लो होगा कि नहीं होगा? बताइए हाँ या ना? होगा। अगर वही बात दूसरी बात करें, गर्म पानी लेके आइएगा, सॉरी ठंडा पानी लेके आइए। आपका कमरा गर्मी में, आप गांव गए हो, एसी नहीं लगा हुआ है, गांव में बहुत ज़्यादा मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ठंडा पानी आपने मंगाया, ठंडा पानी रखा हुआ है, कुछ देर बाद वो भी 35 डिग्री सेल्सियस जाएगा, यानी जो पानी 3-4 डिग्री सेल्सियस था वो 35 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि आपको जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब जो पानी है बॉटल का, उसका टेम्परेचर कम, और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम की तरफ हीट फ्लो होगा, तो हीट ये सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, गर्म हो जाएगा। तो सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में एक एनर्जी का फ्लो का माध्यम है कौन? हीट। यही हमको पढ़ना है, ठीक है? तो थोड़ा छोटा ही रखते हैं लेक्चर को, ठीक है ना? सब बोल रहे थे लंबा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, 45 मिनट का हम अबाउट में सोचेंगे, इतना ही चले, और थोड़ा, ठीक है ना? तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए आप लोग, और जब तक आप लोग लाइक कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, मतलब मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं जो बना रहा हूँ काम लायक है, आप लोग को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना बाबू? तो प्लीज़ एंड मैं, आप लोग को समझ में आ रहा ही होगा कि मैं क्लास में से ये टाइम निकाल रहा हूँ, मतलब किस तरह से मेहनत करके फिर एडिट करूँगा इसको, फिर डालूँगा, तो थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और सिर्फ आप लोग के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ताकि आपको दोबारा एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। सो रेडी सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।